हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? हाँ, तो जे मेंस और जे एडवांस के आपको पता चल गया होगा, एक टेंटेटिव डेट आ गई है अपने पास। सितंबर के फर्स्ट वीक में, 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आपके जे मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है। और जे एडवांस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। 27 सितंबर को जे एडवांस का एग्ज़ाम प्लान किया गया है। तो अब आगे की अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अब जे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है। तो इन दिनों हम अपने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाएं जो बड़े बड़े कोर टॉपिक्स हैं। कोर टॉपिक्स में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर 3D है, कोनिक सेक्शन है, एओडी है, डेफिनेट इंटीग्रल है ना। जो टफ टॉपिक्स हैं उनका एक सॉलिड रिवीजन होना चाहिए, एक क्विक रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसा ही प्लान किया। बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये जो टफ टॉपिक्स हैं इन पर कुछ अच्छा कंटेंट हमको मिल जाए, जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम अच्छे लेवल की मिल जाए जो जे एडवांस में एक्सपेक्टेड होती है। जिस लेवल की प्रॉब्लम, जो 2 या 3 टफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम का कुछ कलेक्शन हो जाए तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यही प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा एक स्टडी मटेरियल, एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और उसके थ्रू आपका एक फास्ट रिवीजन कराया जाए, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ये आपको मैंने अभी लिखी हुई है टैबलेट पर। इसमें गिवन है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 वेयर Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन आपको पिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी यार हम लोगों ने पढ़ी थी, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 पढ़ी थी क्या। इसमें ये बात करते हैं, ये इक्वालिटी का केस कब आता है। इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ origin Z1 and Z2 are collinear and Z1, Z2 lies on same side of origin। ये पॉइंट याद रखना यार। ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का केस कब आता है, तो इक्वालिटी का केस तब आता है जब ऑरिजिन Z1 Z2 तीनों कोलिनियर हो और Z1 और Z2 सेम साइड में लाई करे। डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एक ऑरिजिन से जाती हुई रेप बना ली मैंने, है ना। इस पॉइंट को Z1 बोल दिया, PZ1, इसको Z2 बोल दिया। अच्छा ये Z2 है तो माइनस Z2 क्या होगा, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज हो जाएगी, ये माइनस Z2 हो गया। अच्छा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Z1 एंड माइनस Z2, Z1 और माइनस Z2 के बीच के डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है ना। और ये डिस्टेंस कितनी, OP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड Z1, है ना। OQ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड Z2। अच्छा जो OQ डिस्टेंस होगी भाई OQ डैश होगी, क्योंकि Z2 और माइनस Z2 दोनों की ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम होती है, तो ये मॉड Z2 बन गया। सही है क्या। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में इक्वालिटी कब आती है, यानी ये रिजल्ट ट्रू कब होता है। अब फाइनल पॉइंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 को हम इतना तभी लिख सकते हैं जब ऑरिजिन Z1 Z2 दोनों कोलिनियर, तीनों कोलिनियर हो और Z1 और Z2 ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में हो। जैसे ये Z1 है, ये Z2 है, ठीक है ना। अब अगर Z1 Z2 दोनों ऑरिजिन के सेम साइड में है तो Z1 और Z2 दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होगा। तो मैंने Z1 लेट कर लिया, Z1 इक्वल्स टू R1 e पावर I थीटा एंड Z2 इक्वल्स टू R2। मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा। सही है बच्चों। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2 हियर, Z1 अपॉन Z2 क्या आ गया, R1 बाई R2। ई पर आई थीटा सी पर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और अगर ये रियल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इफ मॉड Z लेस और इक्वल्स टू 4 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दे दिया है और मैंने कहा इस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो मॉड Z लेस और इक्वल्स टू 4 ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक रीजन होता है सर्कुलर रीजन। ऑरिजिन पर सेंटर्ड मैंने क्या किया, 4 रेडियस का सर्कल बना लिया, है ना। तो मॉड Z लेस और इक्वल्स टू 4 इक्वालिटी लगी, यानी बाउंड्री पॉइंट्स भी होंगे
और अंदर के भी सारे पॉइंट हो गए, और एक एक्सप्रेशन दे दिया, उस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो उस एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के मैंने ई कॉल किया, मॉड ऑफ आई जेड प्लस 3 माइनस 4i, इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। तो एक काम किया यार, ये जो अंदर आई है इसको बाहर निकाल लिया, आई को बाहर ले लिया, मॉड ऑफ आई इंटू, अब आई को बाहर लिया तो आई से अंदर डिवाइड लग जाएगा, और 1/i आई को क्या बोलते हैं, माइनस आई, तो जेड माइनस 3i माइनस 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, मॉड आई आप जानते हो, और मॉड आई मतलब आई की ऑरिजिन से डिस्टेंस की 1 यूनिट होता है, तो देयरफॉर ई आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस, कुछ इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया 4 प्लस 3i, ठीक है ना। अच्छा, जेड कौन सा पॉइंट है, जेड इस सर्कल का इंटीरियर पॉइंट भी है और बाउंड्री पॉइंट भी है। अब इस रीजन में आपको ऐसा पॉइंट आपको निकालना है जिसकी 4 प्लस 3i से डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो पहले इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,3। अच्छा, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,3 है तो इस पॉइंट 4,3 की ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट। ऑरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट है, लेकिन ये जो सर्कल आपको गिवन है ये वाला, इसकी रेडियस 4 यूनिट है। इसका मतलब ये जो 4,3 पॉइंट है ये सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, ठीक है ना। अब P को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, आपको P पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए थी इस रीजन से, तो मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मैं किधर आ जाऊंगा, इसके अपोजिट आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए Q पॉइंट पर। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, देयरफॉर ई मैक्स, अगर ई मैक्स निकालना है तो ई मैक्स को मैं बोलूँगा PQ, और PQ कितना हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सर्कल की रेडियस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 दैट इज 9। ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें एक काम यहाँ से कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ई दे रखा है मॉड ऑफ जेड माइनस दिस, इसको आप अपने माइंड में Z1 सपोज कर ले, इसको Z2 सपोज कर ले। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस और इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो इसको लिख दिया मॉड Z प्लस, ये इक्वल टू नहीं होगा, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, मॉड Z प्लस मॉड ऑफ 4 प्लस 3i, सही है क्या। अच्छा, मॉड Z की मैक्सिमम, मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू, मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू मतलब Z वो वाला पॉइंट लेना जो ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये फर्दर लेस और इक्वल टू हो जाएगा 4, सर्कल रेडियस 4 है और 4 प्लस 3 है, इसका मॉड तो फिक्स नंबर है, ये 5 आ जाएगा। देयरफॉर ई लेस और इक्वल टू 9। सही है बच्चों। लेकिन देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते टाइम आंसर आपका आ गया, 9 पहले भी आंसर आया, 9 यहाँ भी आया। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ऐसे केस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी से अच्छी अप्रोच होती है पिक्चर डायग्राम को बनाना, है ना। जब आप ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको एक तरह से इसका लाइव टेलीकास्ट दिखता है एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ से कन्फर्मेशन श्योरिटी ज़्यादा रहती है। क्योंकि आपने अब आपको अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं तो आपको ये इक्वालिटी का केस चेक करना पड़ता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या कब करेगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग टेस्ट पेपर में डिज़ाइन करते बनाते हैं कि जिसमें बच्चे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से जो आंसर निकालते हैं वो आंसर अचीव ही नहीं होता है, आंसर कुछ और होता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कभी भी आप लगा रहे हैं तो आपको इक्वालिटी के केस को चेक करना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि हम 4 ऑप्शन बनाएं और एक ऑप्शन ऐसा बना दे जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आ रहा है और वो अचीव नहीं हो रहा है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, थिंक ज्योमेट्रिकली पिक्चर को देखें तो वहाँ से कोई डाउट का कोई चांस ही नहीं बचता है, ठीक है ना। चलिए अब इक्वालिटी का केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वालिटी कब आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी कब आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी तब आएगी जब ऑरिजिन Z1 और Z2 कोलिनियर हो और अपोजिट साइड में हो। ये इक्वालिटी तब आती है जब Z1 और Z2 कहाँ पर हो, अपोजिट साइड में, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, एक ऑरिजिन है, एक Z है और एक 4 प्लस 3i है। तो देख लीजिए डायग्राम से दिख रहा है यार, Z हमने क्या लिया है, Q पॉइंट को लिया है ना। Q है, ऑरिजिन है और ये पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और P और Q ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। तो इसका मतलब ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये चेक करने के बाद ही आप आंसर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें ये भी करते हैं
कि यार मैंने आई कॉमन लिया, कुछ बच्चे का सर आई कॉमन लेने की ज़रूरत ही क्या है, इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते, आई कॉमन मत लीजिए, आप एक एलिमेंट इसको Z1 बोल दो, इसको Z2 बोल दो, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वस टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, आप ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट में मॉड फंक्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉडलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वस टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया मॉड I इंटू मॉड Z प्लस मॉड ऑफ 3 माइनस 4i, मॉड I आपका 1 होता है और मॉड Z लेस और इक्वस टू 4 है, ये 5 है, तो फिर से आपका रिजल्ट क्या आ गया 9। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए, इफ Z1, Z2, Z3 आर 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल मॉड Z इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको ये गिवन है कि Z1, Z2, Z3 3 पॉइंट मैंने एक सर्कल पे लिए, सर्कल की इक्वेशन क्या मॉड Z इक्वल्स टू 1। अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने E कॉल किया है, E इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉडलस ऑफ Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस मॉडलस ऑफ Z3 माइनस Z1 स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा चलिए पहले मॉड स्क्वायर की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड स्क्वायर होता है नंबर टाइम्स कंजुगेट। मॉड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं मॉड Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट। और आपने पढ़ा होगा कि कंजुगेट का जो ऑपरेशन होता है ये सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन हर अर्थमेटिक ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो therefore we can write it as Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 बार मॉड Z2 स्क्वायर माइनस Z1 बार माइनस Z1 बार, ये सीन बन जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये पहला टर्म डिफाइन किया, सिमिलरली वैसे आप ये टर्म भी डिफाइन कर लेंगे, ये भी डिफाइन कर लेंगे। तो जो एक्सप्रेशन ई दिया हुआ है ये किस टाइप का आएगा, देखिए Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर दोनों आया, ऐसे Z2 Z3 भी आएगा, Z3 Z1 भी आएगा, तो हर एक स्क्वायर 2 बार आने लगेगा। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर। सही है बच्चों। माइनस क्या आएगा, माइनस देखिएगा जरा केयरफुली, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, Z1 Z2 Z1। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट जब हम लोग इस टर्म की बात करेंगे Z2 मॉडुलस ऑफ Z2 बने Z3 का स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा Z2 Z3 बार Z3 Z2 बार। सही है बच्चों। लास्ट टर्म की बात करेंगे तो Z3 Z1 बार प्लस Z1 Z3 बार, ये वैल्यू आ गई। अच्छा Z1 Z2 Z3 सारे पॉइंट इस सर्कल पे लाई करते हैं और इस सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है 1, तो इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा 1 आएगी। तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 ये तीनों जो होंगे इस सर्कल पे लाई करें, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो सारी डिस्टेंसेस 1 बन जाएंगी। तो E इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 1। और एक ये गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है यार, इस गंदे से एक्सप्रेशन को एक प्यारा सा नाम दे दिया मैंने S। तो इट मीन्स E मेरे पास आ चुका है, E इज गॉट 3 2 6 माइनस S। फॉलो कर रहे हैं आप लोग। ठीक है। अब मेरी डिमांड थी आपसे, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। E को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा E को मैक्सिमाइज करना इक्विवेलेंट है ये जो S है, S को मिनिमाइज करना है। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज S को मिनिमाइज करना है। अब यार S ये एक इतना गंदा सा एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है ना। तो ये थोड़ा सोचना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। क्या आपने ऐसा कोई एक्सप्रेशन रीड किया है जिसमें इस तरह की पिक्चर आती हो, तो यानी इस सीन को क्रिएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये टर्म अवेलेबल है, वहाँ से हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं। रैंडम नहीं लेना है यार कि कोई 3 पॉइंट ले लिए फिर आपने रैंडम आंसर निकाल लिया। रैंडम आंसर निकालने से तो क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना आएगी। रैंडम तब कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव तब लगा सकते हैं जब बोला जाए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, और अगर वो वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब वो हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा, वहाँ पर आप ये गेस वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक परफेक्ट अप्रोच के थ्रू जाना पड़ेगा, एल्जेब्रिक अप्रोच हो या फिर ज्योमेट्रिक अप्रोच हो, दोनों चलेंगी। तो क्वेश्चन ये है कि इस एक्सप्रेशन को, ये जो S है इसको कंटेन करने वाला कोई एक्सप्रेशन सोचना है। तो वी नो दैट अपन एक रिजल्ट जानते हैं, मॉड ऑफ
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल स्क्वायर। मॉड का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मॉड हमेशा एक डिस्टेंस फंक्शन है तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा। चलिए अच्छा, मॉड का स्क्वायर क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बार Z2 बार Z3 बार, है ना। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये तीन टर्म तो ये आ गए, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो दोनों के प्रोडक्ट में 9 टर्म्स आएंगे। 3 टर्म तो ये मैंने लिखी दिए, है ना। बाकी टर्म देखो क्या आएगा, Z1 Z2 बार, Z1 Z3 बार, Z2 Z1 बार, Z2 Z3 बार, Z3 Z1 बार, Z3 Z2 बार, यानी वो सारे के सारे टर्म आ जाएंगे जो यहाँ पर S में आ रहे हैं, तो इसको मैंने डायरेक्टली S लिख दिया। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या। अच्छा, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 तीनों 1 है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ S इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। S की वैल्यू हमेशा -3 से बड़ी आएगी, और S अगर -3 से बड़ा है, देयरफॉर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E को मैक्सिमाइज करना तो S की सबसे छोटी वैल्यू डाल दो, तो S की सबसे छोटी वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, आंसर 9 आ गया, आंसर 9 आ गया, है ना। लेकिन फील नहीं आई यार, ये समझ ही नहीं आया कि ये 9 आ तो गया है, लेकिन ये किस तरह से आया ये मैं देखना चाहता हूँ कि इक्वालिटी कब आएगी, है ना। आंसर इस तरह मैक्सिमम मिनिमम के केस में इक्वालिटी के केस को इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इक्वालिटी कब आएगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट एट x इक्वल टू -3, S क्या आ जाए -3, यानी यहाँ पर ये जो स्पॉट है आपका, इस स्पॉट पे इक्वालिटी है, और इस स्पॉट पे इक्वालिटी तब आएगी जब आपके इस स्पॉट पे इक्वालिटी हो, दैट इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो हो जाए। अच्छा, मॉड जीरो तभी होगा जब ये नंबर भी जीरो हो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी जीरो हो। आ रही बात समझ में। तो अब रिलेट करो इसको। अच्छा, अपने को सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी थी, मॉड Z इक्वल टू 1। तो बच्चों मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। मैंने ऑरिजिन पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल बना दिया, ठीक है ना। ऑरिजिन पर सेंटर मैंने 1 रेडियस का सर्कल बना दिया, और इस पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ। अच्छा, इस पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए। ए पॉइंट है, इसकी एफिक्स है Z1, बी दूसरा पॉइंट है, इसकी एफिक्स है Z2, सी तीसरा पॉइंट है, इसकी एफिक्स है Z3, है ना। एक ट्रायंगल बना दिया, बन गया। अच्छा, अब ये बताओ इस ट्रायंगल को देख के, अच्छा सर्कल का सेंटर ऑरिजिन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑरिजिन। सरकम सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो आराम से, OA OB OC ये तीनों सर्कल की रेडियस है, और सर्कल की रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है तीनों इक्वल हो जाएंगे। और सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो ये जो ट्रायंगल ABC मैंने बनाया, इसका सरकम सेंटर ऑरिजिन है ना बच्चों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर जीरो है, तो यहाँ से अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें, व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल, सेंट्रॉइड होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, तो सेंट्रॉइड भी ऑरिजिन आ गया। अब इसका मतलब है कि S की वैल्यू -3 तब आएगी जब ये जो ट्रायंगल आपने रैंडमली बनाया है ABC, इसका सेंट्रॉइड ऑरिजिन हो। सेंट्रॉइड ऑरिजिन आ गया, सरकम सेंटर भी ऑरिजिन आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC कैसा हो गया, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अचीव होगी। आप चाहो तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव जब लगाते हैं, जैसे टाइम कम बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना चाहते हैं, तो वो इतना मान के चलते हैं कि यार ये मैक्सिमम मिनिमम कुछ सिमेट्रिक केस में आता है, तो पहले से ही मान लेते हैं। उनको SOT में भी सिखाया जाता है, ट्रायंगल का क्वेश्चन हो तो इक्विलेटरल से सॉल्व करो। तो आप ले सकते थे Z1 को 1 ले लो, Z2 को ओमेगा ले लो, Z3 को ओमेगा स्क्वायर उठा के सीधा क्वेश्चन में पुट करता, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम। अगर आप थोड़ा रिस्की सोल्यूशन चाहते हैं तो, क्योंकि आपने चेक तो किया नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना यार इससे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। तो हमने यहाँ पर पूरा ज्योमेट्रिकली कन्फर्म भी कर लिया और दिख गया मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Z दे रखा आपको A प्लस IB, A और B रियल नंबर, I वही जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 सच दैट मॉड ऑफ 2Z प्लस 3I इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। फाइंड मॉड Z मैक्स एंड मॉड Z मिन। मॉड Z मैक्स, मॉड Z की मैक्स और मिन वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
ट्रायंगल इनइक्वालिटी का रोल है इस क्वेश्चन में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, मॉड ऑफ 2z प्लस 3i लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस और इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड z1 प्लस मॉड z2। इससे छोटा होता है, सम से छोटा होता है, डिफरेंस से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, डिफरेंस से। मॉड ऑफ 2z माइनस 3i इनके डिफरेंस से बड़ा होता है। अच्छा, इसके डिफरेंस के आगे मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है अंदर निगेटिव बन रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन मिडिल वाला, इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी, मॉड जेड का स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि मॉड ऑफ जेड टू दी पावर एन, पहले पावर एन करे बाद में मॉड ले, या फिर पहले मॉड ले ले पावर एन करे, ये ट्रू होता है एन कोई भी रैशनल नंबर हो। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 2z, मॉड ऑफ 2z प्लस 3i की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, मॉड जेड स्क्वायर, और 2 बाहर ले लिया, प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉड ऑफ 2z प्लस 3i। अच्छा, 2 भी इसमें बाहर ले सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट में मॉड फंक्शन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सम और डिफरेंस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगती है। मॉड ऑफ 3i ये पता ही है 3 होता है, ये आ जाएगा 2 मॉड जेड 2 मॉड जेड माइनस 3। सही है बच्चों। अब यार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बस केवल सिंपल इनइक्वालिटी, क्लास 11 वाला क्वेश्चन बन गया। लेट मॉड जेड इक्वल्स टू टी, मॉड जेड को अगर मैं टी बोल दूं तो अब मेरे को ये इनइक्वालिटी दिख रही है, टी स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2t माइनस 3 लेस और इक्वल्स टू 2t प्लस 3, है ना। इस पार्ट को मैंने 1 कॉल किया। डबल इनइक्वालिटी बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 11 में सीखा होगा। पहले पार्ट 1 सॉल्व करो, फिर पार्ट 2 सॉल्व करो, उसका दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज, है ना। चलिए मैं स्टार्ट देता हूँ। फर्स्ट पार्ट इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 लेस और इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर मेरे को दिख ही रहे हैं, t माइनस 3 t प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू 0। तो t की रेंज आ गई -1 से 3। सही है बच्चों, इसको पहला पॉइंट बोल दिया। सेकेंड पार्ट इम्प्लाइज, अच्छा सेकेंड पार्ट है मॉड ऑफ 2t माइनस 3 लेस और इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। तो इट मीन्स 2t माइनस 3 की अगर मैं बात करूं तो ये माइनस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मूव करेगा। अब यार फिर से डबल इनइक्वालिटी आ गई, नो प्रॉब्लम, आराम से चलिए। इस पार्ट को थर्ड बोल दिया, इसको फोर्थ बोल दिया। थर्ड पार्ट इम्प्लाइज टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो t कैसा आएगा, t या तो -3 से छोटा हो या फिर t 1 से बड़ा हो, ये वाला सीन आ रहा है। इसको मैंने 2 बोल दिया। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर की फील आ गई यहाँ पर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ट्रू फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। अब हमको क्या करना है, हमें सारे आंसर्स का इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज लेनी है। देयरफॉर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों के सोल्यूशन से कॉमन वैल्यू। अच्छा, थर्ड वाला तो सोल्यूशन t की सारी वैल्यू है, तो केवल 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले लो। तो 1 है -1 से 3 और ये -3 से पीछे, तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन तो मुझे दिख रहा है t जो है 1 से 3 आ रहा है, इसका मतलब मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 3। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने आंसर निकाल लिया है, लेकिन अब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये मॉड जेड इक्वल्स टू 1 किस केस में आ रहा है ना। ये आपको चेक करना सिखाते हैं। देयरफॉर मॉड जेड मिन इक्वल्स टू 1, है ना। और ये बात करते हैं कि इस केस में ये मॉड जेड मिनिमम वैल्यू 1 कब आएगी, तो ये तब आती है जब ये वाले केस में, इस केस में इक्वालिटी कब आती है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीन मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी होगी। आप बस ये बताओ ये वाली इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है, इस केस में यहाँ पर इक्वालिटी कब आएगी।
है ना। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये तब आते, ये वाली इक्वालिटी तब आती है जब ऑरिजिन 2z और 3i ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो और 2z और 3i ये दोनों ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में हों। तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ ऑरिजिन 2z, 3i आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हूँ विद 2z and 3i lies on opposite side of origin के रेस्पेक्ट अपोजिट साइड में हो। तो थोड़ा सा डायग्राम के लिए चलते हैं। ये ऑरिजिन हो गया, 3i ये रहा। अब ऑरिजिन ये रहा, ये 3i जो है इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 2z नीचे होना चाहिए, यहाँ पर 2z, क्योंकि कोलिनियर और साइड अपोजिट है। क्लियर है ना। और यहाँ से हम z की वैल्यू भी बता सकते हैं, किस z पर आपको मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी। मॉड z की वैल्यू 1 चाहिए, 2z इधर है, मॉड z 1 चाहिए, तो z को ले लीजिए -i। z क्या ले लिया जाए -i, z को -i ले लेंगे तो मॉड z की मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं इस मैक्सिमम पार्ट की तरफ। मॉड z मैक्स को मैं 3 बोलूँगा, है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस के करस्पॉन्ड आ रही हुई, इस पार्ट के करस्पॉन्ड आ रही, इस साइड के करस्पॉन्ड। और इसमें इक्वालिटी कब आती है, आप याद करो, इस वाली इनइक्वालिटी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये वाली इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब ऑरिजिन z1 z2 कोलिनियर हो और z1 और z2 सेम साइड में हो, है ना। क्योंकि ये वाली 3 वाला केस, ये वाली इक्वालिटी जो हमने निकाली वो इसी साइड से निकाली, दिस वन। तो लिख देंगे इक्वालिटी एग्जिस्ट इफ ऑरिजिन 2z, 3i आर कोलिनियर with 2z and 3i lies on same side of origin। ये सेम साइड में लाई करें, ठीक है ना। तो स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसलिए मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ डायग्राम से समझाने के लिए। चलिए देखिए अब डायग्राम, इसको अगर समझना है तो ऑरिजिन 2z और 3i कोलिनियर हैं और सेम साइड में हैं। तो पहले ऑरिजिन ले लिया जी, मैंने 3i ले लिया और 2z भी इसी साइड में कोलिनियर है, ठीक है ना। तो 2z मेरा यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब z की वैल्यू, वो z कौन सा होगा जिस पर एक मैक्सिमम वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और ये इस साइड बाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्प्लाई z की वैल्यू क्या ले लो, z को 3i ले लीजिए आप। z 3i ले लोगे आप तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सही है क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लेट z be a complex number such that mod of 5z plus 1/z equals to 3 and argument z equals to थीटा। आपको इस मॉडुलस की वैल्यू 3 दे रखी, z का आर्ग्यूमेंट थीटा दे रखा, cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट z थीटा तो मैंने लेट कर लिया, z को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, z को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेट कर लिया। लेट z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लेट कर लिया और इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, पुट कर दो यार, तो ये बन जाएगा 5r कॉस थीटा प्लस आई इंटू 5r साइन थीटा। सही है क्या। प्लस 1/z करेंगे तो ये तो 1/r आ गया। अच्छा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का रेसिप्रोकल आप लोग जानते होंगे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/r इंटू साइन थीटा और ये वैल्यू 3 दे रखी है। तो रियल पार्ट क्लब कर लो यार, रियल पार्ट आ जाएगा 5r कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ a प्लस आई बी ये बन जाएगा 5r कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन r, ये रियल पार्ट आ गया। आई वाला पार्ट क्या आया, 5r साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन r, इसका मॉडुलस 3 है। स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आएगा, 5r कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस 5r साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आएगा 25r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 25r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बन गया 25r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सीधे लिख दे 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट टर्म क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट टर्म आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा इधर और इधर तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस में प्रोडक्ट टर्म आर से आर कैंसिल, -10 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। यहाँ से देखो आप कॉस 2 थीटा पिक्चर में क्रिएट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 10 कॉस 2 थीटा। 10 कॉस 2 थीटा की वैल्यू 3 का 3 नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर किया है, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर किया तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए था 9। ठीक है ना, तो 9 इस स्पॉट पर भी आएगा, 9 यहाँ भी आएगा। 10 कॉस 2 थीटा आएगा 9 माइनस 25r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, कॉस 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना है तो आप जिस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करना है, तो यही क्वांटिटी का मिनिमाइज करना है, तो बस मिनिमम के लिए वही करते हैं यार, AMGM लगा देते हैं। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने AMGM, 25r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट 25r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 25r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। Therefore, star implies maximum value of cos 2 थीटा। बच्चों क्या आएगी 9 माइनस, इसको मिनिमाइज कर दो, मैक्सिमाइज करना तो इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 10 है ना, और अपॉन ये 10 नीचे डिवाइड जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो यार cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है -1/10। सही है क्या? चलिए, यहाँ पर हमने कोई ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई नहीं है तो हमें कोई चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए, ये थोड़ी सी और अच्छी प्रॉब्लम है। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड जेड इक्वल्स टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 एंड ओमेगा बी ए वैल्यू ऑफ जेड सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट 1 + 2i टाइम जेड क्यू एंड जेड पावर 5 इज मैक्सिमम, वी हैव टू फाइंड ओमेगा टू द पावर 4। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये दे रखा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मॉड जेड इक्वल्स टू 5, यानी जेड सर्कल पे लाई करता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। अच्छा, जेड सर्कल पर है लेकिन उसका इमेजनरी पार्ट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इट मीन दैट जेड लाइज ऑन द अपर हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल, इन जेड सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है। समझ गए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लिया मैंने, जेड सेमी सर्कल पर है तो जेड इक्वल्स टू ये क्या आएगा 5 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये मैंने सपोज कर लिया है। ठीक है ना, तो ये सपोज किया है। अच्छा, यहाँ से एक बात क्लियर है कि थीटा जो आएगा, जो इसका आर्ग्यूमेंट है कि जेड जो है अपर हाफ पार्ट में लाई कर रहा है तो 0 से पाई के बीच है। बच्चों कनेक्टेड हैं क्या? ठीक है। अब यार आगे हमें क्या दे रखा है कि इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात की गई है। इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मतलब मुझे वो वाला जेड सर्च करना है, यानी ये जो सेमी सर्कल आ रहा है, ये जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में मुझे वो वाला जेड सर्च करना है जिसके लिए डिस्टेंस कैसी आ जाए मैक्सिमम, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या आ जाएगी 1 + 2i टाइम्स जेड क्यूब, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छी फील आएगी। जेड पावर 5 रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगी आपकी जेड टू द पावर 5 -1 + 2i टाइम्स जेड क्यू, है ना। तो यहाँ से मैंने जेड क्यू तो बाहर ले लिया, मॉडलस ऑफ जेड क्यू इंटू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1 + 2i। सही है बच्चों। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया। मॉडलस ऑफ जेड क्यू का मॉड जेड का होल क्यू भी लिख सकते हो, और मॉडलस ऑफ जेड कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा मॉड जेड 5, तो ये तो फिक्स हो गया 125 मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1 + 2i। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या? अब यार बताओ अगर मैं इस डिस्टेंस को मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो जेड स्क्वायर, जेड आपके पास ये दे रखा 5 × cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
तो पहले हम जेड स्क्वायर की बात आपसे करना चाहेंगे। जेड स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। सही है क्या? अच्छा, थीटा की रेंज है 0 से 2 पाई, 0 से पाई, तो 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई। यानी जेड स्क्वायर एक तरह से कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। जेड अगर सेमी सर्कल है तो जेड स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल, और उसकी रेडियस क्या बन जाएगी भाई? 25। तो अब अगर मैं जेड स्क्वायर को लोकेट करना चाहूँ, है ना, जेड का ग्राफ नहीं बना रहा, अब मैं जेड स्क्वायर कर बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, है ना। जेड स्क्वायर 1 + 2i, ये पॉइंट ले लिया P, 1 + 2i यानी 1,2 इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब इस सर्कल जेड स्क्वायर, ये जो सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का वो पॉइंट चाहिए जो 1 + 2i से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना, तो ऑब्वियसली सेंटर से ज्वाइन कर दो और अपोजिट साइड आ जाओ, इस पॉइंट Q पर आ जाओ, है ना। तो अगर मुझे इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है तो ये Q पॉइंट जो होगा ये जेड स्क्वायर की वैल्यू देगा। Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जेड स्क्वायर की ऐसी वैल्यू देगा जिसके लिए ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी। फॉलो कर रहे हैं? और इसको बड़े आराम से अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे कर लेंगे सॉल्व? तो ये देख लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा? इस पॉइंट का, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = 2x आ जाएगा, m1 m2, ये ऑरिजिन से पास हो ही रही है, y = mx, और m इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। सही है क्या? चलिए, अब इस पॉइंट की इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है Q का, तो इस लाइन को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सर्कल क्या बन जाएगा आपका? x² + y², x² + y² = क्या बन जाएगा? 625। रेडियस इसकी कितनी है सर्कल की? ऑरिजिन पर सेंटर, हाँ 625। सही है क्या? अब y को डाल दीजिए आप इसमें, क्या 2x, y को 2x पुट कर दीजिए, तो x² 5x² 625 आ गया, 625। तो x की वैल्यू क्या आई? 125 का स्क्वायर रूट यानी 5√5, ठीक है ना। लेकिन Q ये कहाँ पर जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं तो लूँगा -5√5। सही है क्या? और ये x की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करते हैं? लाइन की इक्वेशन में, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो x को मैं माइनस ले रहा हूँ, y भी आ जाएगा -10√5। तो Q का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया। बच्चों फॉलो कर रहे हैं क्या? Q का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुका है। देयरफॉर जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर मतलब हो गया जाके OQ डिस्टेंस आ गई, OQ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो हमको क्या चाहिए था? ω⁴, तो ये आ जाएगा -5√5 और -10√5 इंटू आई। तो -5√5 एक गंदा सा नंबर, इसको बाहर ले लिया मैंने, 1 + 2i, ये आ गया। तो अगर क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं, अगर हम इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, इफ़ वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंस, तो जेड स्क्वायर को मुझे ये अमाउंट लेना पड़ेगा। यानी जेड स्क्वायर अगर इतना बन जाए, ऐसा जेड पिक करें जिसका स्क्वायर की वैल्यू ये हो, तो वो वाला जेड स्क्वायर अगर आप इस स्पॉट पे पुट कर देंगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन बोला ω की वो वैल्यू है जो डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करती है, और ω⁴ पूछा है। तो ω⁴ का मतलब होगा जाके Z⁴। Z⁴ का मतलब हुआ इस क्वांटिटी का स्क्वायर, यानी 125 इंटू 1 + 2i का होल स्क्वायर। और 1 + 2i का स्क्वायर क्या बनेगा? 1/4i² -4 + 4i। सही है क्या? -375 प्लस 500i। तो ये c की वैल्यू आ गई -375, ये d की वैल्यू आ गई 500। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c + d? c + d आ जाएगा 125। बच्चों परफेक्ट है क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला गया ओमेगा एंड जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod ω = 1। यानी ओमेगा जो है ऑरिजिन पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल है, mod z = 10, जेड जो है ऑरिजिन पर सेंटर 10 रेडियस का सर्कल है, थीटा = आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा - z अपॉन जेड, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan² थीटा। मतलब थीटा एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है आपको और tan² थीटा को मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन मेरे समझ में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थीटा से स्टार्ट ले लेते हैं।
आप ये बताइए क्या थीटा को मैं ऐसा लेट कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा अपॉन जेड माइनस वन। बच्चों कनेक्टेड हैं आप लोग? अच्छा, मॉड ओमेगा अगर 1 है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ई की पावर आई अल्फा। मॉड जेड अगर 10 है तो जेड की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म पढ़ी होंगी आपने, एक होता कार्टेशियन फॉर्म, एक होता पोलर फॉर्म, एक होता एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग इस तरह इसलिए यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसमें आर्टिकल भी प्रूफ करना हो तो वहाँ पर भी हम प्रेफर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो थीटा आपके पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा अपॉन जेड मीन्स व्हाट, 1/10 ई की पावर आई इंटू एल्फा माइनस बीटा माइनस 1। अच्छा, एल्फा माइनस बीटा को मैंने एक नया नेम दे दिया, गामा बोल दिया, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/10 ई की पावर आई गामा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब बात करते हैं इसकी। अब आपने जैसा पढ़ रखा होगा कि जैसे अब मेरे को ये जो ई पावर आई गामा जेड, ये कोई प्रोफाइल कौन सा बना है, मॉड ऑफ वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 दे रखा है ना। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं बोलूँगा एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1/10 और सेंटर ऑरिजिन। तो ऑरिजिन पर सेंटर मैंने 1/10 रेडियस का सर्कल बनाना चाहता हूँ, ऑरिजिन पर सेंटर 1/10 रेडियस का। ऑरिजिन पर सेंटर मैंने 1/10 रेडियस का सर्कल बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 दे रखा है, 1 जो होगा सर्कल के बाहर कहीं पर होगा। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0, ठीक है ना। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा को आपसे बोला गया है थीटा अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, tan स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, tan थीटा को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, तो सर्कल से टेंजेंट को मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंसी पॉइंट पी ऐड कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है बच्चों। ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव डायरेक्शन है जो आगे मूव कर रही है। और अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो यहाँ पर थीटा बच्चों क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर टेंजेंट है तो आपको ये थीटा मिल गया। अगर सपोज करो मैंने ये सेकंड बनाई होती, यहाँ पर एक तरह से सपोज दैट कि मैंने ये सेकंड बनाई होती तो थीटा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती, है ना। लेकिन अब आप थोड़ा सा tan का ग्राफ देखना, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास। अगर हम tan का ग्राफ बनाएं, ये आपका ओरिजिन है ना, तो tan का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, पॉजिटिव में तो ऐसा चलेगा, और फिर उसके बाद जो होता है वो इस तरह से चलता है, ये पाई होता है। तो जैसे जैसे एंगल पाई के पास जाएगा, पाई के क्लोज में जाएगा, तो tan थीटा का मॉडुलस कम होता जाएगा, है ना। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा को मैक्सिमाइज करना है तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। tan थीटा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब थीटा पाई से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, यानी थीटा कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए एक बात क्लियर है कि लाइन टेंजेंट ही होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर टेंजेंट ही क्यों लिया, तो वो यहाँ से समझ में आना चाहिए, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, अब आप इस सेकंड को रब कर सकते हैं, सेकंड बस हमने ऐसे ही समझा दिया था आपको, सेकंड का पिक्चर में कोई रोल नहीं है, समझ गए क्या बच्चों। तो ये थीटा है, तो यार ये एंगल कितना आएगा, ये पाई माइनस थीटा। अच्छा, सर्कल की रेडियस यानी ओपी लेंथ, ये लेंथ कितनी है 1/10, और ये वाली वेव लेंथ कितनी है 1। पाइथागोरस से आप AP निकाल सकते हैं, AP स्क्वायर कितना आएगा, AP स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो 99/100, सही है क्या। तो tan स्क्वायर थीटा, tan पाई माइनस थीटा तो नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा निकाल लो। तो tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर पाई माइनस थीटा समझ लो यार आप लोग। इस ट्रायंगल OAP से देखो, tan स्क्वायर, tan पाई माइनस थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आएगा OP स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर, सही है बच्चों। अच्छा, स्क्वायरिंग है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा OP की लेंथ अभी निकाली थी 99/100, नहीं OP की लेंथ ये नहीं थी, नो टेक अ पार्डन, OP की लेंथ है 1/10, तो OP स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1/100 अपॉन AP स्क्वायर, AP स्क्वायर निकाला था 99/100,
100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/99, है ना। तो ये p प्लस क्यू फॉर्म में है और रिलेटिवली प्राइम भी है, तो p प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास 100 आ गई। सही है क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी। कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल जेड क्यू प्लस क्यू जेड प्लस आर एंड मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू 250 if the point corresponding to ABC in the complex plane are the vertices of a right angle triangle with hypotenuse h, है ना। और फिर आपको h स्क्वायर अपॉन 125 निकालना है। फॉलो कर रहे हैं क्या? चलिए स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट प्रॉब्लम है। जेड क्यू प्लस क्यू जेड प्लस आर इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के 3 रूट गिवन है ए बी सी। सही है क्या? अच्छा एक बात तो हमको पता है यार कि क्वाड्रेटिक में ये सब पढ़ रखा था हम लोगों ने, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका कम से कम एक रूट रियल जरूर होता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर वाइज होते हैं। तो ये जो 3 रूट है ए बी सी, इनमें से एक तो रियल रूट होगा, एक रियल रूट होगा और 2 रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, ये जो क्यू और आर है ये रियल नंबर है। क्यू और आर रियल नंबर है तो जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो कंजुगेट के साथ आएंगे, है ना। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर नहीं लिखी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक रूट 2 + 3i है तो दूसरा 2 - 3i होगा। रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तभी होते हैं व्हेन ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। तो इस लाइन का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। फॉलो कर रहे हैं क्या? तो 2 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से कलेक्ट किए। पहली बात हमने ये कलेक्ट की कि ये जो 3 रूट है, 3 में से एक रूट रियल होगा और बाकी के जो 2 रूट है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे एक दूसरे के। आ रही बात समझ में? एक और ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर कि जेड क्यू के बाद जेड स्क्वायर का टर्म एब्सेंट है तो तीनों रूट्स का सम 0 होगा। तो एक तो इन ऑब्जर्वेशन ही होगा a + b + c 0 पहला। दूसरा ऑब्जर्वेशन 3 में से एक रूट रियल होगा और बाकी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हुए मैंने अपने माइंड में एक फ्रेम डिज़ाइन कर लिया। a लेट कर लिया मैंने x + iy, है ना। b इसका कंजुगेट ले लिया x - iy, है ना। अब c कैसे लें? c ऐसे ले लेंगे कि a + b + c 0, तो दोनों का सम कितना आएगा? दोनों का सम 2x आएगा। c ले लिया -2x। बच्चों फॉलो कर रहे हो गया? ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे और फील अच्छी आएगी। तो ये तो मैंने पॉइंट ले लिया है, ये वाला, ये ट्राइंगल ए ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। b ले लिया मैंने इसी की मिरर इमेज, क्योंकि रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है x, -y। और c ले लिया मैंने -2, ये रियल एक्सिस पर आएगा। ये c ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है -2x 0 और यहाँ से एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है बच्चों, तो ये ट्राइंगल आपको पिक्चर में दिख रहा है क्या सभी को? ठीक है। अच्छा एक बात मेरे को ये समझ में आ रही है यार, AC लेंथ, अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो AC लेंथ और BC लेंथ बराबर आएगी। AC = BC तो मुझे दिख ही रहा है। अब दिख रहा है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है। अच्छा ये भी पढ़ा होगा, अगर ट्राइंगल में 2 साइड सेम है तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है ना। अच्छा इन्होंने बोला ट्राइंगल कैसा है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल है तो इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। 90 100% कौन सा एंगल होगा? ये वाला। तो एक तरह से ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। सही है क्या? अच्छा विद हाइपोटेनियस h, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस ये वाली साइड आ गई। ए बी को हाइपोटेनियस बोलेंगे और इसकी लेंथ भी मुझे दिख रही है 2x, यानी h का मतलब क्या हो गया? 2x निकालना है। बच्चों फॉलो कर रहे हो गया? चलिए अब डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी इस पूरी प्रॉब्लम में अगर हमें ये h²/125 निकालना है तो यानी x की लेंथ निकालनी है। तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, mod a² + mod b² + mod c² 250। तो यहाँ से पहले गेम स्टार्ट करते हैं। सिंस mod a² + mod b² + mod c², ये अपने को गिवन है 250। mod a² कितना है? mod a² मीन्स x² + y², mod b² मीन्स व्हाट? फिर से x² + y²। c 2x है तो mod c² मीन्स 4x²। ये 250 है तो 4 5 6x² + 2y², 2 से डिवाइड भी दे दो। 3x² + y² = 125। एक इक्वेशन ही बना ली हमने।
ठीक है ना। अच्छा, एक इक्वेशन ये बन गई है। अब दूसरी हम कैसे बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स AB है आपके पास क्या 2x है, तो ये 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर। AC कितना आएगा, x प्लस 2x, 3x मीन्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, AC और BC बराबरी है तो ये भी वही आएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 9 9 18 माइनस 4 यानी 14x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर नहीं है, मिस्टेक हो रही है यार, 4y स्क्वायर है, ठीक है, पार्डन। फोर बाई स्क्वायर, यहाँ पर भी कुछ करेक्शन आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा यार, 18x स्क्वायर और 2y स्क्वायर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 2y स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तरह से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, मेरे को x स्क्वायर निकालना है तो y स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 9x स्क्वायर, फॉलो कर रहे हैं क्या। y स्क्वायर की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, देयरफॉर 1 विल इम्प्लाइज 9 प्लस 3 12y स्क्वायर इक्वल टू 125, सही है क्या। अच्छा, अपने को निकालना क्या था, h स्क्वायर अपॉन 125, देयरफॉर h स्क्वायर अपॉन 125। तो बच्चों h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, h क्या है 2x यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये एक्चुअली वैल्यू y स्क्वायर को मैंने 9x स्क्वायर पुट किया, 12x स्क्वायर है, बहुत मिस्टेक हो रही है। तो h की वैल्यू पुट कर दी, 4x स्क्वायर अपॉन 125 निकालना है ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर मैं 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर की बात करूँ तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी अपने पास 125 अपॉन 4, सही है बच्चों। तो हमको चाहिए था 4x स्क्वायर, सॉरी ये 12 आएगा, तो 4x स्क्वायर अपॉन 125 चाहिए, तो 4x स्क्वायर अपॉन 125 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है ना। तो ये चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन आप लोग चेक करिए, क्या हमने कैलकुलेशन परफेक्ट किया हुआ है। ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए थी, मिस्टेक हुई है यार, ये क्या मिस्टेक किया है। मिस्टेक एक्चुअली ये हुआ है कि h 2x नहीं है, सॉरी यार, 2 या 3 बार मिस्टेक हुआ है। h अपने पास है 2y, h अगर 2y है तो अब हमें क्या चाहिए था, y स्क्वायर मेरे पास 9x स्क्वायर आया है, तो थोड़ा सा करेक्शन करना है। h अपने पास आया था 2y, ठीक है ना। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ तक तो सही था, y स्क्वायर की वैल्यू 9x स्क्वायर आ गया। अब हमको y निकालना है यानी x को एलिमिनेट करना है ना। तो 3x 9 यानी 3x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 3x स्क्वायर की वैल्यू आ गई y स्क्वायर बाई 3। अब ये 3x स्क्वायर पुट कर दिया 1 में, y स्क्वायर बाई 3 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 125 यानी 4y स्क्वायर अपॉन 3 की वैल्यू 125 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज 4y स्क्वायर अपॉन 125, ये वैल्यू 3 आ गई है ना। 4y स्क्वायर अपॉन 125 को हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 125, तो h स्क्वायर अपॉन 125 3 आ गया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ठीक था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब फाइनल रिजल्ट अपने पास आ चुका है, आंसर इज 3। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है इस लेवल की इस तरह की प्रॉब्लम जो भी आपने शीट में कर रखी है, कोई बुक अगर इन केस, वैसे तो मैं बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि किसी भी ऐसी बुक में एक ही बुक में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते हमको, इंडिया में ऐसी कोई बुक है ही नहीं, बनी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, लिखी नहीं है। तो आप बस क्या कर सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम का सोर्सेज आपके टेस्ट पेपर में आती है प्रॉब्लम्स, या फिर टीचर्स ने आपको पढ़ाई हुई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको कंटिन्यूस टच में रहें, उनको सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर